अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में एक हमें स्पेशल कॉम्बिनेशन पढ़ना है जो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, व्हीटस्टोन नेटवर्क। पहले इसका सर्किट बना लेते हैं कि व्हीटस्टोन नेटवर्क कैसा होता है, कैसा दिखता है। देखो, ये इस तरह का एक सर्किट होता है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और हर साइड में जो है वो रजिस्टर लगा रहता है। तो ये R1 है, इस ब्रांच में सपोज R2 है, यहाँ का रजिस्टर R3 है, सब एज्यूम किया हुआ है, एंड दिस इज योर R4। चार ऐसे हो गए, एक यहाँ होता है बीच में R5, ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है इसमें। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आगे चल के पढ़ेंगे, इसका काम होता है करंट मेजर करना, वेरी स्मॉल करंट, मतलब मिली एम्पियर के रेंज में जो करंट होता है उसको मेजर करना। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, ताकि वो इस ब्रांच का करंट मेजर कर सके। अब इस तरह का सर्किट होता है और नीचे में मान लीजिए कि एक बैटरी लगा दिया, हो सकता है बैटरी के साथ भी कुछ रजिस्टर हो। तो दिस कॉम्बिनेशन या दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। अब इस नेटवर्क को इतना अलग से क्यों पढ़ते हैं? रीजन ये है कि जरा ध्यान से देखो, इसमें 5 रजिस्टर हैं और कोई भी रजिस्टर किसी के साथ सीरीज या पैरेलल में नहीं है। जैसे R1 और R3 सीरीज में नहीं है, क्योंकि जो R1 में करंट जाएगा वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह R2 R4 सीरीज में नहीं है। आप R1 और R2 को सोचे कि पैरेलल कर ले, तो वो पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट तो कॉमन है, दूसरा पॉइंट अलग है, एक C है तो दूसरे का D पे खत्म हो रहा है। तो ये जो है ये अजीब सा नेटवर्क है जिसको आप सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको कहा जाए R इक्विवेलेंट निकालो तो निकलेगा नहीं। अब इसमें क्या है कि व्हीटस्टोन नेटवर्क में मान लीजिए कि ये जो 4 रजिस्टर और बीच में 5 है, इनमें से 4 रजिस्टर को फिक्स कर देते हैं और कोई R1 R2 R3 R4 में से कोई एक रजिस्टर को चेंज करते हैं। मान लो R4 को चेंज करने का मतलब है कि बाकी का रजिस्टर छोड़ दो और ये 1 ओम से लगाना शुरू करो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम। तो जैसे जैसे इसको चेंज करोगे हर ब्रांच का करंट चेंज होगा। कभी न कभी एक ऐसा सेटअप आएगा जब इस ब्रांच में करंट आपका 0 हो जाएगा। कभी न कभी ऐसा हो सकता है ना भाई कि किसी पर्टिकुलर R4 के लिए इस ब्रांच में करंट ही ना जाए। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो वो पता कैसे चलेगा? तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका नीडल 0 करंट दिखाएगा, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट नहीं आ रहा है। उस सिचुएशन में हम इसे कहते हैं कि ये व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क हमें पढ़ना है और उसका R इक्विवेलेंट निकालना सीखना है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क या इसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। ब्रिज का मतलब नेटवर्क ही होता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये होता है कि करंट I इज इक्वल टू 0 इन R5 में 0 होना चाहिए। दैट इज, ये ऐसा तभी होगा, इस ब्रांच में करंट कब नहीं जाएगा? जब C का पोटेंशियल D के बराबर होगा, ठीक है। C का पोटेंशियल D के बराबर होगा तो रजिस्टर में करंट नहीं जाएगा। और वैसे केस में फिर क्या होगा कि जो करंट इसमें जा रहा है, मान लीजिए कि A जा रहा है, तो वो करंट सीधा ऊपर से A ऐसे आ जाएगा, इस ब्रांच में नहीं गया। इस करंट यहाँ इधर अगर B गया तो ये भी सीधे कितना आ जाएगा? B आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है कि यहाँ और यहाँ R इक्विवेलेंट कितना है। तो देखो, जब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है सेम हो गया, तो आप इन दोनों को एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, या दूसरा उपाय है कि आप ये बीच का ये जो पूरा जंगल है R5 और G का, ये हटा सकते हैं। ये होना ना होना एक ही बात है, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में R1 R2 R3 R4 आपको ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और बाद में पैरेलल। लेकिन पहले हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं कि कंडीशन क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस होने के लिए। देखो, कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि यहां से यहां तक का करंट कितना है? A है, तो VA माइनस VC को क्या लिख सकते हैं? A इंटू R1। इसी तरह से VA माइनस VD को क्या लिख सकते हैं? V इंटू R2, ये वाला। याद रखना C और D का पोटेंशियल सेम है। इसी तरह से इधर में अगर लिखना चाहें, ठीक है,
तो या इन दोनों से हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा AR1 इज इक्वल टू BR2, ठीक है। इसी तरह से इस ब्रांच में देखो, ये C है, ये B है, C से B की तरफ करंट जा रहा है, तो VC माइनस VB इज इक्वल टू A इंटू R3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे तो VD माइनस VB इज इक्वल टू B इंटू R4, ये ब्रांच हो गया। अब इन दोनों से इक्वेशन को अगर देखा जाए तो C और D तो सेम पोटेंशियल है, तो ये दोनों असल में इक्वल है, तो AR3 इज इक्वल टू BR4। सो दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही आपको क्या मिलेगा, देखो A और A कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड करते ही मिलेगा R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लॉइज, आसानी रहता है याद रखने में, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कंडीशन को देखो डायग्राम में कैसे समझेंगे, डायग्राम में ऐसे समझेंगे, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, जो बीच वाला ब्रांच है गैल्वेनोमीटर वाला या R5 वाला, उसके लेफ्ट साइड का रजिस्टर का रेशियो इज इक्वल टू राइट साइड में जो रजिस्टर्स हैं उनका रेशियो। लेफ्ट का रेशियो राइट का रेशियो बराबर होता है तो बीच वाला रजिस्टर यूजलेस हो जाता है। जब ये यूजलेस हो जाता है तो हम लोग करते क्या है कि सर्किट को सीधे ऐसे सॉल्व कर देते हैं कि बीच में से CD को आप हटा सकते हैं, और आप इसको ऐसे मान सकते हैं वो CD है ही नहीं A और B, और ये सारे रजिस्टर्स जो हैं वो कैसे लिख लेंगे, देखो R1 हो गया, R3 हो गया, और इधर वाला हो गया आपका R2, और ये कौन सा था R4, मैंने उसी को सीधा बना दिया है बस। और ये आपका वही हो गया A पॉइंट, और ये हो गया आपका B पॉइंट। बीच में वो जो था आपका ये गैल्वेनोमीटर और R5 वो हटा दिया गया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन फुलफिल हो, और वैसी सूरत में फिर हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, ठीक है। और तब इसका सीरीज पैरेलल करके निकाल सकते हो, ये दोनों सीरीज और बाद में पैरेलल, नोट कर लो। अब आइए न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। इस तरह का एक सर्किट है, ठीक है, इसमें टोटल 5 रजिस्टर है। ये बेसिकली एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और आपको पता करना है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है वो R इक्विवेलेंट क्या होगा और हर ब्रांच में करंट क्या होगा, करंट हर ब्रांच का निकालना है। कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो जरूरी नहीं कि डायमंड शेप में देखिए, ऐसे रेक्टेंगल शेप में भी दिखेगा। इसमें पहचानना होगा कि जो बीच वाला रजिस्टर था वो कौन है, वो बीच वाला ये है जहां गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ठीक है। अब इसमें करंट जाएगा कि नहीं जाएगा ये काम का है कि यूजलेस है, वो डिपेंड करता है कि रेशियो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का सेम है कि नहीं। देखो 1/3 है और इधर क्या है 2/6, तो सिंस दिस रेशियो इज सेम, इधर भी 1/3 इधर भी 1/3, इसका मतलब ये रजिस्टर में करंट नहीं जाता है। अगर ये रेशियो सेम नहीं होता तो इसमें भी करंट जाता है। इसका मतलब यहाँ से जो भी करंट बैटरी सप्लाई करेगी वो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ऊपर से ऊपर ये आ जाएगा और ये अपना डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ से हटा के जो है ना हटा सकते हैं, और C और D जो ये पॉइंट्स हैं, और मान लो ये A और B है, C D के बीच में आप खाली जगह भी छोड़ सकते हैं, और आप इसकी जगह C D के बीच में प्लेन वायर भी हटा लगा सकते हैं। तो जब इसको हटा दिया तो देखो ऊपर 1 और 2 क्या हो गया सीरीज में, तो ये 3 ओम हो जाएगा, और ये जो है 6 और 3 क्या हो जाएगा आपका 9 ओम हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट अगर निकालना हुआ तो ऊपर का 3 और नीचे का ये जो 9 है वो पैरेलल में है, तो 3 इंटू 9 अपॉन 3 प्लस 9 होगा, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू 9 और 3 प्लस 9 कितना होता है 12,
तो 9/4 एम्पियर आ गया, सॉरी 9/4 ओम आ गया। अब जहां तक करंट की बात है, करंट के लिए हम लोग रिलेटिव पोटेंशियल से देख लेंगे कि देखो इधर का पोटेंशियल 0 मान लो, तो इधर का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 12 है, यहाँ का भी पोटेंशियल 12 है, और यहाँ का 0 और 0 है। अब चूंकि ये रजिस्टर यूजलेस है, सीधा करंट जा रहा है, तो इस ब्रांच का करंट अगर ए मान ले और इस ब्रांच का बी, तो ये जो ए करंट होगा वो कितना होगा, तो ए करंट लिखने के लिए सिंपली लिखेंगे 12 बाई टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना है 3, 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर दूसरा नीचे वाला निकालना है, तो यहाँ से हमें सीरीज में 6 + 3 9 है, तो टी आ जाएगा 12/9। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 एम्पियर। और यहाँ से जो करंट जाएगा बैटरी जो सप्लाई करेगा, दैट करंट विल बी इक्वल टू, यही करंट तो आगे चल के ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 4/3, 16/3 एम्पियर। देखो स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगेन ये व्हीटस्टोन नेटवर्क का है। इसमें बहुत सारा इस तरह से रजिस्टर लगा हुआ है, और आपको बोला गया है कि सर्किट का जो है वो आर इक्विवेलेंट निकालो और करंट निकालो। ठीक है, करंट ईच ब्रांच में निकालना है आपको। सर्किट ड्रॉ कर लो। यहाँ 5 रजिस्टर है, ये 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अब ये बैलेंस है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, ये मिडिल रजिस्टर है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। देखो सेम है, 10/5 2 आ रहा है, 6/3 भी 2 आ रहा है, तो ये जो बीच वाला रजिस्टर है इसे आप हटा सकते हैं। आप मान सकते हैं कि ये है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, जिससे फायदा क्या होगा कि ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में। उसके बाद ये 16 हो गया और ये 8 हो गया, और उसके साथ ये तीनों फिर पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, 16 8 और ये 6 हो, तो उन तीनों का मिला के आर इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हैं। और करंट जहां तक निकालने की बात है, इधर का पोटेंशियल 0 मान लो, बैटरी 120 वोल्ट का है, तो इधर का पोटेंशियल 120 हो जाएगा, और बाद में आप सब ब्रांच का ऐसे ऐसे करंट निकाल सकते हैं इजीली एक लाइन में। चलो निकालो आर इक्विवेलेंट। ऊपर में ये जो है 16 है, ये 8 है और ये 6 है, ये तीनों जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 होता है, तो 1/16 प्लस 1/8 प्लस नीचे वाला 1/6। ठीक है, अब इन तीनों में हमें लेना होगा कुछ कॉमन, तो हम 48 ले लेते हैं। 48 ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा ये 3 + 6 और +8। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू हो जाएगी 8 6 14 3 17, तो 48/17। ये बैलेंस था इसलिए ये हट गया, नहीं बैलेंस होता तब तो निकालना ही मुश्किल हो जाता। अब जहां तक करंट का सवाल है, करंट तो इसी में हम लोग आराम से लिख लेंगे। जैसे 120 वोल्ट है 6 ओम है, तो 120/6 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 एम्पियर। ये 120 है और ऊपर में देखो यहाँ 16 है, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा 120/16 एम्पियर। और इस ब्रांच में कितना हो जाएगा, इस ब्रांच में तो 120/5 3 8, जो भी होगा आ जाएगा। अब ये दोनों करंट मिलके यहाँ पे सम आएगा इसका। ठीक है, फिर वो करंट उतरेगा और ये करंट मिलके सम आएगा, और इन तीनों करंट का सम बैटरी का करंट होगा। बैटरी का करंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, E/R इक्विवेलेंट से। E/R से करोगे तो वो तीनों का सम आ जाएगा। तो बस यही इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सा। कि ये जो सर्किट अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ए और बी के बीच में, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, अब ये स्पेशल केस क्यों है,
इससे पहले भी इस तरह का एक सर्किट लिया था जिसमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे थे कि आया था, बट यहाँ 5 रजिस्टर है और ये पांचों आपस में कोई भी किसी के साथ सीरीज और पैरेलल में नहीं है। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करके और फिर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आर ये जो है ये तो ए है, नो डाउट, यहाँ से यहाँ तो सेम पोटेंशियल है, बट ये यहाँ से शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, बीच में कुछ लगा हुआ है, तो हम इसको क्यों ना सी मान लें। इसी तरह से ये बी है तो इसे हम डी मान लें। ठीक है, इसको बी नहीं मान सकते हैं क्योंकि बीच में रजिस्टर है, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग होगा। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है उनका हम नाम सेम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये ए हो गया और ये वाला बी हो गया, ए और बी के बीच में रजिस्टर। पहला रजिस्टर देखो ए और सी के बीच में है ये वाला, तो सी तो कहीं हमने लिया नहीं है, तो कहीं मान लेते हैं कि यहाँ सी है, तो एक रजिस्टर ए और सी के बीच में आया ये वाला, ये हो गया। अब देखो ये जो है ए और डी के बीच में है, डी अगेन कहीं नहीं माना है, तो कहीं मान लेते हैं कि इधर डी है, तो ये वाला रजिस्टर जो है वो ए और डी के बीच में है, तो देखो ये ए और डी के बीच में ऐसे आ गया। ये रजिस्टर देखो सी और डी के बीच में, ये वाला, तो सी और डी के बीच में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ बना देंगे सी और डी को कनेक्ट करने वाला आर। ये वाला देखो, ये वाला सी और बी के बीच में, तो ये सी है ये बी है, तो इसके बीच में ऐसा ऐसा आ जाएगा। और ये वाला लास्ट जो बचा है देखो, ये डी है एक तरफ से और एक तरफ से बी से कनेक्टेड है, तो डी और बी के बीच में, यही ना टर्मिनल निकालना था। जैसे ही ये बना हमें पता चल गया कि अरे ये प्रॉब्लम तो उल्लू बना रहा था, असल में तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन ये इस तरीके से जोड़ के रखा था कि दिख नहीं रहा था। ठीक है, पहले भी मैंने बताया है कि होता क्या है, तार होता है, और तार तो आप मोड़ करके किसी भी तरीके से रख सकते हैं, तो ये मोड़ माड़ के ऐसा रखा हुआ था कि हमें दिख नहीं रहा था। अब तो दिख रहा है कि ये बीच वाला रजिस्टर यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि आर बाय आर इक्वल टू आर बाय आर। उसके बाद आप इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाला हो गया 2r, नीचे वाला भी हो गया 2r, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 2r और 2r पैरेलल में है, तो 2r/2 दैट इज इक्वल टू r। इतना सिंपल हो गया, लेकिन ये रीड्रॉ किया तब पता चला। ठीक है, अब इसमें ये बीच वाला रजिस्टर R की जगह कुछ और भी होता तो हमें फर्क नहीं पड़ता, R की जगह ये 3R 4R 5R कुछ भी रहता, इट इज यूजलेस, यहाँ कुछ भी लगा दो यूजलेस है। इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बीच वाला रजिस्टर काट कर हटा देते हैं अगर लेफ्ट और राइट साइड का जो रेशियो है वो सेम हो। इसी सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में ही एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल सर्किट्स। सिमेट्रिकल सर्किट्स का मतलब कुछ ऐसे सर्किट्स जिसमें हम सिमेट्री का यूज करके आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जहां सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना मुश्किल होता है। देखिए, कभी भी कोई सर्किट हो और उसका आर इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत हो रही हो, आपको पता ना चले कि सर्किट का क्या आर इक्विवेलेंट होगा, तो हम करते क्या है कि उस सर्किट के जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में जो भी सर्किट होगा, मान लो इस बॉक्स के अंदर खूब सारा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है और इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, इसमें बहुत सारा रजिस्टर्स है, तो आप क्या कीजिए कि ये सारा जो बॉक्स है इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दीजिए। बैटरी जैसे ही लगा दोगे, बैटरी इससे करंट सप्लाई करेगा। अगर हमने करंट मेजर कर लिया और ईएमएफ पता है, तो जो करंट जाता है बैटरी से वो बेसिकली बैटरी कितना भेजता है, E/R इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि हम और आप भले ही इसका आर इक्विवेलेंट ना निकाल पाए, बैटरी आर इक्विवेलेंट निकाल लेती है, क्योंकि बैटरी का जो करंट ही होता है वही होता है E/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम आर इक्विवेलेंट इसका निकाल लेंगे, कैसे, E/I से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हमें कंफ्यूजन हो कि सीरीज पैरेलल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन के क्रॉस बैटरी लगाइए और ये जिम्मेदारी बैटरी के ऊपर छोड़ दीजिए। अब बैटरी जो करंट भेज रहा है, इसको रियल लाइफ में तो हम लोग सर्किट में जो है गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगा के करंट नाप लेते हैं, और वहां से नाप लेने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि करंट क्या है, तो आर इक्विवेलेंट आ गया। लेकिन न्यूमेरिकल में ये करंट कैसे नापेंगे, न्यूमेरिकल में तो कोई एमीटर लगा हुआ रहेगा नहीं, तो उसमें हम लोग केसीएल और केवीएल का यूज करके इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट निकालेंगे
इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, आई इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। आई अगर ईएमएफ के टर्म में आ गया तो फिर ई कॉमन होके कैंसिल हो जाता है और जो बचा हुआ नंबर है उससे आर आता है। अब ये जो भी बोला वो तब तक नहीं समझ में आएगा ना जब तक हम एक एग्जांपल देके नहीं करेंगे। जैसे देखो एकदम पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है और ये रजिस्टर, इसके ऊपर एक लगा दिया। बड़ा सिंपल सर्किट है, लेते हैं। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि 2 ओम है और आपको कहा गया कि भाई ए और बी में इक्विवेलेंट निकालो। तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, ये दोनों पैरेलल में है और इसके साथ ये सीरीज में है, तो अभी तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर निकाल के सोचो तो कितना आ रहा है, 3 और 6 पैरेलल में 2 ओम होता है और 2 और 2 सीरीज में 4। इसका मतलब हमें पहले से पता है कि आर इक्विवेलेंट 4 ओम है। अब हम इस टेक्निक से आपको निकाल के दिखाते हैं। मान लीजिए कि हम अनजान बन जाते हैं कि हमें नहीं पता है कि इसका आर इक्विवेलेंट इतना है। हम लोग क्या करेंगे, ये काम की जिम्मेदारी बैटरी को दे देंगे। एक बैटरी ऐसे ईएमएफ का लगा देंगे और मान लिया कि बैटरी से करंट आई गया, ठीक है। और ये आई हम लोग किसी तरीके से निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ वो कैसे निकालेंगे, केवीएल लगा लेते हैं। केवीएल लगाने के लिए पहले तो देखो कि इधर आई है, तो इसको करंट को मान लो ए और इस करंट को मान लो बी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक इक्वेशन। उसके बाद आप केवीएल से इक्वेशन लिखो तो क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2i। और फिर इसको क्या लिखोगे, इसको इसको लिखेंगे हम लोग 6a। और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ई इक्वल टू 0। ध्यान रहे हमें आई निकालना है, ठीक है। तो आई निकालने के लिए ए अननोन है, बी अननोन है और आई, 3 अननोन है। तो एक और इक्वेशन चाहिए, तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, आई की जगह लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 6a इक्वल टू ई। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2a और 6a कितना हो गया, 8a प्लस 2b इज इक्वल टू ई। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा केवीएल से और निकाल सकते हैं, कैसे, इस ब्रांच से ऊपर होते हुए तब नीचे आ जाओ, या ये दोनों पैरेलल में है तो तीसरा इक्वेशन यहाँ से लिख लो, दोनों का वोल्टेज सेम होगा ना। तो 3 इंटू बी, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज कितना होगा, 6 इंटू ए, ये बराबर होगा। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 2। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करके ए और बी निकालेंगे और वहां से फिर हमारा आई आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 2 से। तो ये हो गया आपको 8a, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 2b, तो b की जगह 2a रख देंगे। तो b की जगह 2a रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4a दैट इज इक्वल टू e। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, e/12। b भी इसी तरह से आ जाएगा, b देखिए कितना है, इसका डबल है, तो 2e/12। तो देयरफॉर करंट कितना हो जाएगा, a प्लस बी कर देंगे तो 3e/12 हुआ, दैट इज इक्वल टू e/4। तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, R इक्विवेलेंट होता है E/I। तो देखो E/I कर रहे हो तो 4 तो आ ही रहा है, या I इक्वल टू आप सीधे कंपेयर कर दो E/R इक्विवेलेंट से, E/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट मिल रहा है ना, ये 4। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। बिल्कुल हो गया, क्योंकि ये था सर्किट बड़ा सिंपल, तो सीरीज पैरेलल से तो आ ही जा रहा था। लेकिन आगे चल के जब बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा तब आपको सीरीज पैरेलल जहां काम नहीं करेगा, तो यही मेथड एक उपाय बचता है कि एक बैटरी लगाओ, केवीएल केसीएल से करंट निकालो और उस करंट से फिर आपका आर इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिकल सर्किट्स में क्या होता है ना कि ये करंट वरेंट लिखने में इतना झंझट नहीं होता है, क्योंकि सिमेट्री का यूज करेंगे तो बहुत सारे ब्रांचेज में करंट आपको सेम मिलता है। वो अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो दिखेगा आपको। सिमेट्रिकल सर्किट का एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है,
देखो इतने सारे साइड्स हैं, ये मान लिया बी है और ये साइड ए है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब हुआ कि हर साइड में सपोज जो रजिस्टर है वो सिमिलर टाइप का हो या उनका रेशियो सिमिलर टाइप का हो। जैसे मान लिया कि यहाँ लिख नहीं रहे हैं, ईच ब्रांच या ईच साइड जो है उसका रेजिस्टेंस सेम है, ईच ब्रांच का रेजिस्टेंस सपोज स्मॉल आर है। तो आपको कहा गया कि इक्विवेलेंट निकालो आर ए बी के बीच में, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, इसको सी और इसको डी मान लो। सबसे पहले तो हम लोग कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने आता है तो सीरीज पैरेलल ढूंढते हैं। सीरीज पैरेलल अगर ढूंढने जाएं तो देखो एसी में जो रजिस्टर है या ये जो रजिस्टर है या ये तीनों पैरेलल तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स है ना। इसी तरह से ये दोनों सीरीज भी नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि वही बैटरी वाला कॉन्सेप्ट, कि जहां हमसे ना हो पाए हम क्या करते हैं, वो जिम्मेदारी बैटरी को दे देते हैं। तो बैटरी को दिखाने की जरूरत नहीं है, मान लिया कि बैटरी नीचे लगा दिया और यहाँ से करंट आई आ गया। अब यहाँ से हम सिमेट्री का यूज करेंगे। देखो आई करंट आया है तो बाहर निकलेगा कितना, आई। इसके अलावा यहाँ पर इस ब्रांच का रजिस्टर और इस ब्रांच का रजिस्टर और इस ब्रांच का, तीनों में रजिस्टर सेम है। इधर जितना करंट जाएगा देखो सी की तरफ, उतना ही करंट इधर डी की तरफ भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर से जैसा दिख रहा है करंट, अगर करंट इधर से आया होता तो देखो सेम रजिस्टर दिख रहा है आपको, तो इधर का करंट हम ए मान लेंगे तो इसको भी ए मान लेंगे। ये आगे चल के ऐसे दो ब्रांच में डिवाइड हुआ है, ये भी आगे चल के दो ब्रांच में डिवाइड हुआ है, और ये देखो ऐसे सीधा है तीन ब्रांच में। तो इसको हम सेफ्टी के लिए कुछ और मान लेते हैं कि ये करंट बी है। इसका मतलब आई का हमने बंटवारा किया। रूल तो ये कहता है कि तीन ब्रांच है तो तीन करंट मानो ए बी सी, लेकिन अब हमने यहाँ पे दिमाग लगाया कि ए बी सी ना मान करके इसका और इसका सेम मानेंगे, क्योंकि दोनों ब्रांच में देखो रजिस्टर सेम है, सिमेट्री है, ठीक है। सी और डी पॉइंट भी एक ही जैसे दिख रहे हैं आपको, इसमें भी नीचे आर है, इसमें भी नीचे ऊपर आर है। एक बार ये मान लिया तो अब ये जो करंट आ रहा है आई, ये 2a प्लस बी हो गया। जितना इन है उतना ही आउट होना चाहिए। अब सिमेट्री का यूज करो, इधर से ए गया है तो इधर से करंट ए वापस निकलना भी चाहिए, क्योंकि ये रजिस्टर सेम है। इसी तरह से इधर से ए गया है तो इधर से भी ए आना चाहिए। अगर इन दोनों से ए आएगा इसका मतलब बीच वाले ब्रांच से बी आएगा। अगर ये बी करंट सीधा गया है और सीधा निकल गया, इसका मतलब इस रजिस्टर में करंट ही नहीं गया। ये करंट भी ए गया और जैसा लगता है कि इसको इसने नेग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, सीधे यहाँ आ गया। क्योंकि अगर ये नीचे आ गया होता तो फिर इन दोनों को ऐड होकर के इसमें करंट बदल जाता। लेकिन जितना करंट इनकमिंग है उतना आउटगोइंग होना चाहिए। प्लस सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि आप लेफ्ट साइड से सर्किट देखो या राइट साइड से, दिखता सेम है, तो जैसा करंट इन होगा वैसा ही करंट आउट होगा। इतना करने के बाद हमें ये दिख जाता है कि ये बीच में ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये यूजलेस है, ये और ये यूजलेस है। और क्यों यूजलेस है? जब करंट ही नहीं जा रहा है तो इसका होना ना होना क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे ही ये हटा देंगे हमारे पास ये सर्किट बहुत सिंपल हो जाता है। ये देखो ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये सिंपल सा सर्किट हो जाएगा। कैसे? ये ऊपर वाला जो है ना ए और ए वाला, ये दो रजिस्टर एक साथ यहाँ दिखा दिए, ये बीच वाले दो एक साथ दिखा दिए, और ये नीचे वाले जो है ये दोनों एक साथ दिखा दिए, ये दोनों, और ये बीच में जो लगा हुआ था वो काट के फेंक दिए, हटा दिए। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, ये आर और आर आपका 2R है, ठीक है, और ये बीच में भी आपका 2R है और यहाँ भी 2R है, और ये तीनों पैरेलल में है। तो तीनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट सीधे निकल जाएगा 2R/3। इतना इजी इसलिए हो गया क्योंकि हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया। क्या कि बीच के ये रजिस्टर पता कर लिए कि ये यूजलेस है क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा। और वो कैसे पता किया? सिमेट्री का यूज करके, क्योंकि हर रजिस्टर सेम था। हाँ, अगर ये रजिस्टर सेम नहीं होते, पता चलता इधर 1 ओम है तो इधर 2 ओम है, इधर 4 ओम 3 ओम, जैसे तैसे होता, तो क्या होता कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इतना सिंपल नहीं होता। तब तो हमको फिर बैटरी ड्रॉ करके केवीएल ओवीएल लगा के निकालना पड़ता। तो वैसे सर्किट सिमेट्रिकल नहीं कहलाते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ही होता है कि सारे रजिस्टर सेम हो या कुछ सिमेट्री आपको दिखे, ठीक है, इधर का इमेज इधर दिखे, इधर या ऊपर का इमेज नीचे दिखे,
अगर यहाँ पर आईना लगा दोगे तो नीचे का ऊपर में मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक होता है कि करंट फ्लो कराओ एंड फाइंड दोज रजिस्टर्स विच आर यूजलेस, जिसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, और उसको काट के हटा दो। देखो अब ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, इसमें हर ब्रांच में अगेन सेम रजिस्टर है, सारे रजिस्टर स्मॉल आर है। तो सवाल वही है कि आर इक्विवेलेंट निकालना है सिमेट्री का यूज करके। सिमेट्री है तो दिख तो रहा है सब जगह जो है रजिस्टर सेम है, प्लस ये जो सर्किट दिख रहा है इसमें देखो इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी ऐसे टेढ़ा दो, इधर भी टेढ़ा दो, बीच में ऊपर नीचे भी सिमिलर, इसी को सिमेट्री कहते हैं। अब सारे रजिस्टर सेम है, अब हमें पता करना होगा कि कोई ऐसा रजिस्टर तो नहीं है जिसमें करंट नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से शुरुआत करेंगे कि लेट यहाँ से करंट आई इन हुआ तो यहाँ से करंट आई आउट होगा अगर यहाँ बैटरी लगा दिया जाए तो। अब देखो सिमेट्री यहीं पर, ऊपर जितना करंट जाएगा सिमिलर करंट नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ब्रांच एकदम एक दूसरे का फोटोकॉपी है। ये भी आगे चल के उसी तरह का है, ये भी आगे चल के उसी तरह का है, लेकिन बीच का पता नहीं है तो बीच को बी मान लो। अब सिमेट्री से जितना करंट यहाँ से इन हुआ है उतना ही आउट भी होना चाहिए, और लेफ्ट और राइट साइड का देखो ब्रांच सिमिलर है, तो जैसे ऊपर से ए गया है तो इधर भी ऊपर से ए रिटर्न होना चाहिए, नीचे से ए रिटर्न होना चाहिए, और ये जो बी है वो सीधे आ जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से बी इन हुआ था सिंगल रजिस्टर में, यहाँ भी सेम रजिस्टर है तो बी आउट होना चाहिए। तो इनकमिंग और आउटगोइंग इक्वल कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, बी अगर यहाँ से सीधे चला गया, इसका मतलब इधर इधर चार रास्ते थे, इसमें किसी में नहीं गया, बी सीधे चला गया। ये ए गया होगा तो इसको बटना पड़ा होगा, हो सकता है इसमें सी और इसमें डी हो गया होगा। तो सी अगर इसमें हो गया इसमें डी, तो ए इक्वल टू सी प्लस डी हो रहा है कि नहीं, ए ही बटा ना सी प्लस डी में। लेकिन वापस करंट यहाँ ए है, इसका मतलब ये करंट डी जब आया तो इधर से भी करंट वापस सी आ गया होगा, तभी तो ए सी प्लस डी फिर से हो पाएगा। दैट मीन्स कि ये करंट सी नीचे तो गया बट इस जंक्शन को उसने यूटिलाइज नहीं किया, ये लौट करके अपने ही वापस ऊपर चला गया। सिमिलर जैसा ऊपर में बंटवारा हुआ है वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन नीचे भी होगा। ये भी ए इस साइड में, जैसे इसमें सी नीचे गया तो इसमें भी सी जाएगा, और ये ऊपर वाले में डी गया तो इसमें भी डी जाना चाहिए। सिमेट्री है भाई, ऊपर नीचे सिमिलर टाइप का रजिस्टर है। ये भी सी वापस लौट के अपने घर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको डी के साथ मिल करके वापस क्या होना है ए। जैसे ही ये बनता है सर्किट तो हमें इसमें एक चीज देखने को मिलती है कि ये जो पॉइंट है यहाँ जंक्शन तो है बट ये जंक्शन काम नहीं आ रहा है। सी वाला वापस लौट के चला गया, नीचे वाला वापस लौट के आ गया, बी वाला सीधे चला गया। तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, और रीड्रॉ में कैसे करेंगे कि हम इसमें बीच का वो जो जंक्शन है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो बीच का जंक्शन जैसे ही हटा देंगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो जंक्शन था ना ये हटा दिया, तो ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है, ये सब ये बीच वाले दोनों हो गए, इधर वाला ये भी सब ठीक है, इधर वाला। अब देखो यहाँ वाला रजिस्टर जो है ना वो जंक्शन हटा दिया तो ये ऐसे हो गया, यहाँ वाला भी इस तरह से हटा दिया है तो ये ऐसे हो गया, और ये ऊपर में तो जो था सो था, तो यहाँ वाला भी वही करेंगे, जंक्शन हटा देंगे। और जैसे ही ऐसे हटा दोगे देखो ये लिफाफा की तरह दिख रहा है। इसके हटाते ही अब आपको बहुत आसान हो गया सर्किट। रीजन, ये दोनों अब जो थे पहले दिख नहीं रहे थे कि सीरीज में है, अब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है। इसी तरह से ये आर और ये आर क्या है आपका सीरीज है, उसी तरह से ये आर और ये आर सीरीज है। ये दोनों सीरीज बनेगा, इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, और फिर वो तीनों ये और ये सब सीरीज में हो जाएंगे। तो सर्किट को अब हम लोग इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये है आपका 2R और ये R, 2R और R का पैरेलल में होता है 2R इंटू R बाई 3R होगा, तो कितना आ जाएगा 2R बाई 3। तो ऊपर में ब्रांच बनाएंगे इस तरह से, और नीचे में भी बनाएंगे, तो ये हो गया 2R बाई 3, और ये दोनों हो गया R और ये दोनों हो गया R। यहाँ भी वही होगा 2R बाई 3, ये दोनों R, और बीच वाला जो है वो हो गया 2R। अब ये तीनों आपके सीरीज में है,
तो सीरीज में जोड़ लो। कैसे जोड़ेंगे? 2r/3 प्लस आर 2r, तो ये हो गया 6 2 8r/3। तो ऊपर 8r/3, नीचे भी 8r/3 और बीच में 2r, ये तीनों फिर पैरेलल में हो जाएगा। तो 1/r करेंगे तो देखो क्या आएगा, 8r/3 आ रहा है ना, तो 8r/3 एक का होगा, दूसरे का भी होगा, नीचे वाले का 8r/3, और बीच वाला जो है वो होगा 1/2r। अब यहाँ से जो भी जोड़ के आए यही आपका आंसर है।